यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। ये जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली वर्क और एनर्जी के ऊपर होने वाली है, जो 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स या फिर साइंस का पार्ट 1 है। तो देखिए दोस्तों, वर्क एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करने से पहले ये जो दोनों वर्ड्स है वर्क और एनर्जी, वो हम रेगुलर लाइफ में या फिर डेली लाइफ में बहुत ही इजीली यूज कर देते हैं। यानी कि उसने इतना वर्क किया, उसने इतनी एनर्जी लगाई, बहुत सारे बार हम एनर्जी और वर्क को सिंपली क्लासिफाई कर देते हैं। पर जब बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर या फिर पर्टिकुलरली साइंस के अंदर वर्क और एनर्जी को एक पर्टिकुलर मीनिंग है, उसका एक अलग अस्तित्व है, या फिर उसका एक अलग अलग तरह से उसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, दो प्रकार के वर्क हो सकते हैं। एक हो सकता है मेंटल वर्क, एक हो सकता है मेंटल वर्क, और दूसरा अगर वर्क कहे तो हो सकता है फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क, तो मेंटल वर्क क्या होता है कि मेंटल वर्क होता है जानू बाबू सुना, और फिजिकल वर्क होता है ठुकरा के मेरा प्यार। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, मेंटल वर्क के अंदर आप इमोशन से डील करते हो कि आप कौन से इमोशन से उसे या फिर एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं एक यू एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इसको मैं काउंट नहीं कर सकता कि आप कितना प्यार मुझसे करते हो। तो ये हो गया मेंटल वर्क। और फिजिकल वर्क की अगर बात करें तो उसने उतना किलो का डंबल उठाया, उसने उतने किलो की गाड़ी को पुश किया, या फिर उसने आने वाले बॉल को उतने स्पीड से पकड़ा। तो ये हो गए उनकी फिजिकल वर्क। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल वर्क के साथ डील करने वाले हैं। तो फिजिकल वर्क के साथ डील करते वक्त वर्क की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। तो अगर वर्क की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो वर्क एक ऐसी कंडीशन होती है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाइड करता हूँ तो वो चीज अपनी जगह से दूसरी जगह अपनी जगह से या फिर दूसरी जगह पर जाती है, या फिर अपनी जगह चेंज करती है। एक सेकंड, मैं आपको एक समझा बताकर ही समझता हूँ। देखिए, वर्क या फिर वर्क डन, वर्क होना या फिर कंप्लीट होना, इसे हम कैसे कह सकते हैं। देखिए, अगर when applied a force, when we applied a force on object and object get displaced, object get displaced, यानी कि अगर मैं एक सरफेस है मेरा, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसका मास है यहाँ, इसके ऊपर मैं पीछे से फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ जो कि एफ से मैंने डिनोट किया, और वो ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन जो कि ए पोजीशन है उसकी, ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर मूव कर रहा है, या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस पोजीशन के ऊपर। इसको मैं एस से डिनोट करता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके ऊपर मैंने पीछे से फोर्स अप्लाइड किया, उसके आगे की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन मैंने फोर्स अप्लाइड किया उसी डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो उसने ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर अपनी डिस्प्लेसमेंट दिखाई। तो इसी को हम कहते हैं वर्क डन। A force can be applied on the object and then object get be displaced is known as work done। तो देखिए, जिस वक्त मैं फोर्स वर्क डन की बातें कर रहा हूँ, तो वर्क डन इस चैप्टर में बेसिकली आपको सेम डायरेक्शन में दिया गया होगा, फोर्स आपको सेम डायरेक्शन में दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको सेम डायरेक्शन में दिया होगा, और जो फोर्स होगा वो होगा कांस्टेंट। कैसा होगा, फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली डील करना है कांस्टेंट फोर्स से। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन होगी। और उसी के साथ इन दोनों कंडीशन के अंदर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, जो मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका आज का फॉर्मूला ऑफ द डे, कि वर्क डन का फॉर्मूला हमें कैसे मिला, जब मैंने कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट फोर्स के रिगार्डिंग ही हुई, मतलब जिस डायरेक्शन से मैंने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तब उस कंडीशन को मिलाकर जब मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले का हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपके लिए। तो आगे हम देखने वाले हैं कि अगर फोर्स की डायरेक्शन अलग हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग हो तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो वर्क डन समझते वक्त आपको मैंने वर्क डन क्या बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ
magnitude, the product of magnitude of force and displacement, the product of magnitude of force and displacement along in the direction of force, along in direction of फोर्स। तो उस वक्त हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आया था मेरे फ्रेंड, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला ये आया था। अब ये कहाँ की बात हो रही है, जब फोर्स में सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रही है, तब की ये बात है। पर अगर मेरे पास दूसरी कंडीशन हो, क्यों एक इस तरह से कंडीशन, ये मेरा सरफेस है, उसके ऊपर मेरी एक ट्रॉली है, ट्रॉली आपको पता होगा ट्रैवलिंग बैग, तो एक मेरी ट्रैवलिंग बैग है, इसके साथ मैंने क्या किया, इस ट्रैवलिंग बैग को पकड़ा है, ठीक है, ये मैंने इस तरह से इसे ट्रैवलिंग बैग को पकड़ा है और मैं यहां से फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बैग कैसे खींचता हूं, इस डायरेक्शन से ही खींचता हूं, तो मेरा फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो अलग इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई। तो मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मेरा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है। अब इस एंगल क्रिएट होने के बाद मेरा जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर आपको एक सवाल आया होगा। तो इस वजह से फिजिक्स के अंदर क्या किया कि हमने इसको ज्वाइन किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर खींच दी और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल तैयार कर लिया। तो इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया, एफ नाम दिया, क्योंकि ये मेरी फोर्स की लाइन है, ये मेरा F1 है जो कि मेरा कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, क्योंकि मेरे जो फोर्स के देखिए मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेरी किस डायरेक्शन में हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है। अब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन थीटा नाम से एक फंक्शन है, कॉस थीटा नाम से एक फंक्शन है, टैन थीटा नाम से फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा का फंक्शन यूजफुल होगा, क्योंकि कॉस थीटा का फंक्शन का या फिर फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और मुझे चाहिए भी क्या, एक तो हाइपोटेनियस चाहिए, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। एंगल के एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। मतलब ये एंगल के एडजेसेंट साइड हो गई, ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड हो गई, ठीक है। तो ये हो गई मेरी हाइपोटेनियस और ये हो गई मेरी बेस। तो अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या तैयार होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू, बेस कौन सा है मेरा F1 और हाइपोटेनियस कौन सा आएगा F। अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे F1 को अलग निकालना है, क्या करना है, अलग निकालना है, तो इस F को मैंने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के लिए ट्राई किया, तो उसके अपोजिट साइड पर निकलने के बाद F1 का फॉर्मूला निकलेगा cos थीटा F, ऐसा फॉर्मूला आएगा F1 का, ठीक है। यहाँ पर चीजें समझ में आ गई। आप देखिए उसे ओरिजिनल फॉर्मूला में रखते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा पहले ही आपको कि फोर्स के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर F लिखने की जगह F1 लिखता हूँ और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ। अब मेरा प्रीवियस फॉर्मूले के साथ मेरा F1 की वैल्यू क्या आई थी, F1 की वैल्यू आई थी कॉस ऑफ थीटा। कौन सा कॉस ऑफ थीटा, F कॉस ऑफ थीटा और यस। अब यहाँ पर मेरा फाइनल फॉर्मूला तैयार होगा, जबकि वो फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ये हो गया मेरा फाइनल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कब अप्लाइड होगा, जब फोर्स के अंदर और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक डायरेक्शन में एंगल तैयार होगा या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तब ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी वक्त हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि उस वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, सेम लाइन में होगी। उस वजह से हम यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करेंगे और जब हमारे पास एंगल दिया गया हो तब हम उसके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना लिख लीजिए पॉज करके।